जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। तो आज हम 22 नवंबर के जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पर कवर करने वाले हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उस पर बेस्ड एमसीक्यूज़ यहाँ पर हम कवर करेंगे बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से। तो पीडीएफ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। पीडीएफ से आप रिवाइज़ कर सकते हो क्योंकि जो भी एडिटोरियल्स है वो हम 10-10 पॉइंट में कवर करते हैं, 10-10 पॉइंट्स है ना, मैक्सिमम 10 पॉइंट्स। तो इससे क्या होता है, आपको प्रीलिम्स हो, मेंस हो, रिवाइज करने में फटाफट इजी जाता है। तो आप यहाँ से जो बेसिकली फॉलो करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बाय इंडिया। अब देखिए क्या है, मैंने यहाँ पर एक और बदलाव किया है कि हिंदी में भी, प्योर हिंदी में भी आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको कन्वर्जन नहीं चाहिए हिंदी में, है ना। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो बाकी जो क्वेश्चंस है ये आप देखोगे, ये वाला क्वेश्चन है तो इसका कन्वर्जन जो है हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या है, जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो यूपीएससी देने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर इजी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सभी के लिए यहाँ पर आपको ज़बरदस्त तरीके से ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर इंडिया के द्वारा एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किए जा चुके हैं। इसमें है बाबर खालसा इंटरनेशनल, लश्कर ए तैयबा, हमास, यहाँ पर है दीनदयाल अंजुमन एंड इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ बेसिकली मैंने इंक्लूड इसलिए की है क्योंकि अभी इजराइल जो है, इजराइल ने लश्कर ए तैयबा को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए कि भाई इंडिया में टोटल 42 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको इंडिया ने टेररिस्ट करार किया हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पता ही चल जाएंगे, हाँ भाई ये इंडिया ने किया, क्योंकि उसमें इंडियन नाम शामिल है ना। तो इसलिए यहाँ पर बाकी जो गिने चुने जैसे ऐसे हैं जो पता नहीं चलते वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो इंडिया ने यहाँ पर इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन युद्ध हम बोलते हैं, लेकिन पैलेस्टीन जो है उनके तरफ से यहाँ पर हमास जो है वो यहाँ पर इजराइल पर अटैक करता रहता है, इजराइल काउंटर अटैक करता रहता है। अभी जो वॉर चल रहा है वो इन्हीं के बीच में। तो हमास को इजराइल ने ऑब्वियसली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया हुआ है, इंडिया ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार नहीं किया है अब तक। तो इसलिए ये 42 की जो लिस्ट है इंडिया की उसमें हमास इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर 3 जो है वो निकल जाता है, तो जहाँ जहाँ पर 3 है वो हम निकाल देंगे, है ना। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन, बाकी जितने भी है सभी यहाँ पर इंडियन लिस्ट में शामिल है। तो इसलिए 1, 2, 4, 5 जो है वो हमें इसका जवाब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली 1, 2, 4, 5 ये सभी इसमें इंक्लूडेड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल जो है उसने लश्कर ए तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया है कि भाई ये बोल रहा है कि हमने करार कर दिया तुम्हारा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब तुम हमारा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी कर दो। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी देखी जा सकती है ना। तो ये क्यों डिक्लेयर किया है, क्या हुआ है, बेसिकली लश्कर ए तैयबा आप सभी को पता है जो यहाँ पर 9/11 अटैक हुआ था इंडिया में, बहुत दर्दनाक हादसा था। तो ये इससे रिलेटेड है, तो इजराइल ने अपनी लिस्ट में उनको शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता रहनी चाहिए कि भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या इंडिया में किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। तो सेक्शन 2(1)(m जो है UAPA, इसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लिस्ट की गई है फर्स्ट शेड्यूल और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर द सेम नेम एज ऑर्गेनाइजेशन सो लिस्टेड इन द शेड्यूल। समझ लीजिए लश्कर ए तैयबा है, ये अगर शेड्यूल 1 में इंक्लूड किया गया है तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी इंडिया के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन 35 जो है UAPA का, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, ठीक है। एंड ओनली कब, जब वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है ऐसा अगर उनको लगता है तब। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें टेररिज्म में इन्वॉल्व, मतलब क्या टेररिज्म मतलब क्या, आप कोई सड़क पे जाते हुए लड़के को अगर धमका दिया कि भाई मैं तेरी जान से मार दूंगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लेयर कर देंगे? नहीं। अगर वो टेररिज्म जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या कमिट करते हैं, जहाँ पर टेररिज्म मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मॉब है उनको टेरर डराने की कोशिश की जा रही है। टेररिज्म के लिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, टेररिज्म को अगर इनकरेज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, या फिर टेररिज्म में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है, तो ये सारे सिनारियों के हिसाब से यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है। सेक्शन 38(1) जो है UAPA का, वो स्टेट करता है कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को एसोसिएट करता है विथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, कि भाई फ्यूचर उसकी एक्टिविटीज़ जो है उसमें यहाँ पर उसका ऑफेंस रहेगा, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में उसकी मेंबरशिप है अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी टेररिस्ट इंडिया के नज़रों में रहेगा। अगर कोई व्यक्ति कमिट करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि भाई वो यहाँ पर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिक्स होता है या फिर उसके साथ कोई एक्टिविटी करता है टेररिज्म वाली, तो उसको पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर दी जाएगी विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, या फिर फाइन या फिर दोनों। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल यहाँ पर एग्जाम्प्ट किए गए। कौन से इंडिविजुअल एग्जाम्प्ट किए गए हैं? ऐसे जो समझ लीजिए अभी ए नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एट प्रेजेंट 2023 है, या फिर हमास ही ले लो ना अभी, ठीक है, हमास है, हमास को एट प्रेजेंट इंडिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है क्या? नहीं। तो समझ लीजिए हमास के साथ कोई ए नाम का व्यक्ति जुड़ा हुआ है ना 2023 में। अब समझ लीजिए 2024 में जाकर इंडिया जो है वो हमास को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है, लेकिन तब तक ए जो है वो हमास के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ए ये इंडिया के लिए टेररिस्ट रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया गया इंडिया के द्वारा एज अ टेररिस्ट, तब वो व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हालांकि पहले था। अगर यहाँ पर समझ लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो टेररिस्ट गैंग में शामिल हो जाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाता है, तो उसको भी यहाँ पर सजा जो है वो दी जाएगी। MM अकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। देखिए क्या है, यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एट प्रेजेंट जो हो रही है वो है गाइड। ठीक है, वो गाइड है, क्योंकि क्या है अभी आपको पता है सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, ये सब आपको पता है, लेकिन किस तरीके से उसको पढ़ा जाए जिससे कि एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट रहे, वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपीएससी अपना पैटर्न इस तरीके से चेंज कर रहा है जिस तरीके से उर्फी जावेद अपने कपड़े बदलती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको किस तरीके से उसको पढ़ना है, किस तरीके से अप्रोच करना है जिससे कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सको, ये यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर MM अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। अभी ऑफर चल रहा है, कल ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए डाउनलोड कीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोड ऑन वेजेस बिल ये पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा 2019 में। इसने कौन कौन से नीचे दिए गए लॉज जो है उनको रिप्लेस किया? तो यहाँ पर आपको हिंदी में मिल जाएगा। काम वेतन संहिता विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था 2019 में। निम्नलिखित में से कौन से कानून जो है उसमें बदलाव किया गया? तो इसमें है मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। चारों को किया गया। तो 1 2 3 4 जो है ये इसका जवाब है। 1 2 3 4 ये बी जो है इसका जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 1 2 3 4 इसका आंसर है। अभी आप देखो कि ये मैंने इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि एक आर्टिकल आया है द हिंदू में है पैरोकियल लॉ। अब कोर्ट रूलिंग, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है उन्होंने यहाँ पर हरियाणा का 2020 का जो एक्ट था, ठीक है, 75% रिजर्वेशन प्राइवेट इसमें दिया जाए जहाँ पर 30,000 तक की जॉब है, ये हमने कवर किया है। ये अभी हमने कौन बनेगा IAS में कवर किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 कि भाई लोकल सिटीजन जो है कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंडिया में, है ना। तो ये तो वही हो गया कि भाई हरियाणा में अगर किसी को जाकर काम करना है तो वहाँ पर वो जाकर नहीं कर सकता है। क्यों? 75% सीट्स जो है वो वहीं के लोगों के लिए भरी हुई है। तो ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन था। नेशन वाइड रेमिफिकेशन, कोर्ट जो उन्होंने वार्न किया अगेंस्ट इरेक्टिंग आर्टिफिशियल वॉल्स, कि भाई यहाँ पर हर राज्य जो है वो अपना एक वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं कि भाई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आ सकता है। तो ये प्रोटेक्शनिज्म जो है वो देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, बाकी स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उन्होंने कंपेरेबल लेजिस्लेशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेन अंडर सिक्योरिटी बाय द कोर्ट, वहाँ पर भी मतलब बाकी जो राज्य है वहाँ पर भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है जो इससे रुक जाएगी। जॉब सीकर्स पर इम्पैक्ट, रिस्ट्रिक्शन जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो यहाँ पर हो रही है। मतलब यहाँ पर क्या है, स्किल पर बेस्ड यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब होना चाहिए, तो यहाँ पर रिजर्वेशन पर बेस्ड हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो स्किल है वो भी यहाँ पर हैम्पर हो सकती है। देन यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर जो है उनके भी कंसर्न्स, कि भाई यहाँ पर टेंशन अराइज हो जाएंगे। लेबर मार्केट जो सेगमेंटेशन है वो यहाँ पर हो रहा है ना, तो अनइवन लेबर मार्केट यहाँ पर बन जाएगा। जो वर्कर राइट है वो यहाँ पर एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए कि भाई जो भी है कहीं भी जाकर वो काम कर सकता है अपने स्किल के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म जो है वो यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। तो मेंस के लिए इसमें काफ़ी पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। प्रीलिम्स के लिए अच्छे तरीके से हमने इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है, जिनको क्रॉनिक डिसीजेज भी कहा जाता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहते हैं और जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर जो है उस पर
उसके कॉम्बिनेशन में बेस्ड रहते हैं। मेन टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़, डायबिटीज़, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी में जिनको पढ़ना है तो हिंदी में भी यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ, ये द हिंदू में आर्टिकल आया है। तो ये मैंने 5 पॉइंट में इसको कवर कर लिया क्योंकि 5 पॉइंट में कवर हो रहा था। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे क्वेश्चन मैंने हिंदी में इंक्लूड किए हैं, ठीक है, जैसे हिंदी मीडियम वालों को फ़ायदा मिले, वैसे ही यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है, ये वाला एक्सप्लेनेशन, ये भी क्या हिंदी में मैं लेकर आऊँ आपके लिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हेल्थ वल्नरेबिलिटी, इंडिया की इनएडिक्वेट हेल्थ सिस्टम जो है वो यहाँ पर पॉपुलेशन को हाईली वल्नरेबल बना रही है क्लाइमेट चेंज के डायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट पर। मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से डायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं, है ना। अब हेल्थ इम्पैक्ट समझ लीजिए, किसी की अगर हेल्थ ख़राब हो रही है, जैसे हमने कल कैंसर वाला मैटर देखा था, है ना, कैंसर पेशेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, वर्क जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है ना। तो वर्क कैपेसिटी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, न्यूट्रिशन अल्टर्ड हो रहा है ना। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। क्लाइमेट रिस्क, हाई रिकॉर्ड टेम्परेचर्स, हीट वेव, ये सब की वजह से क्या हो रहा है, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है वो यहाँ पर हो रही है, जिससे फूड सिक्योरिटी को भी हार्म हो रहा है, लाइवलीहुड को भी हार्म हो रहा है ना। देन ड्यूअल हेल्थ बर्डन, यहाँ पर इंडिया जो है वो कंपाउंडेबल हेल्थ बर्डन जो है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिसीजेस की वजह से फेस कर रहा है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पर इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, है ना, किडनी के प्रॉब्लम, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। कॉल फॉर एक्शन, यहाँ पर एफर्ट्स लिए जाने चाहिए क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए और उसके जो इम्पैक्ट है हेल्थ पर उसको भी मिटिगेट करने के लिए, है ना। अर्बन प्लानिंग बोलिए, ग्रीन स्पेसेस बोलिए, वाटर कंजर्वेशन बोलिए, पब्लिक हेल्थ मेजर्स बोलिए, ये सब मेजर्स यहाँ पर लिए जाने चाहिए लोकल लेवल पर। तो ये देखिए यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी मिल गया कि क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको मेंस में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि भाई बताओ कि हेल्थ इम्पैक्ट जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसको कैसे टैकल किया जाए। तो ये आपको सोल्यूशन भी यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट है कि कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब द रेसिडेंट कंट्रीज सर्च फॉर अल्टरनेटिव सोर्स फॉर डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। देखिए कोई अगर समझ लीजिए डेप्थ ट्रैप पर है, कोई अगर समझ लीजिए दो यहाँ पर देश है, दो देशों के बीच में बढ़िया कंपटीशन चल रही है, बढ़िया मतलब अग्रेसिव कंपटीशन चल रही है, जैसे यूएसए और चाइना के बीच में हो रहा है, तो उनको यहाँ पर बेसिकली जो रेसिडेंट कंट्री है अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ बढ़े कि भाई ये नहीं हम दूसरे कंट्री की तरफ हम बढ़ते हैं, कोई और कंट्री है वो दूसरे कंट्री की तरफ जा रही है, ये दो कंट्री छोड़ के, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या डिस्क्राइब करेंगे। तो निवासी देशों की विकास और सुरक्षा के विकल्पी स्रोत की खोज को कौन सा शब्द यहाँ पर वर्णित करता है। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस है, रीजनल कोऑपरेशन है, हेजिंग स्ट्रैटेजी है या सिक्योरिटी पैक्ट है। तो इसको हेजिंग स्ट्रैटेजी जो है वो कहा जाता है, हेजिंग स्ट्रैटेजी। ये मैंने क्यों इंक्लूड किया है, ये मैंने इंक्लूड इसीलिए किया है क्योंकि इंडिया जापान यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, द हिंदू का आर्टिकल है। तो यहाँ पर जो फिलीपींस है उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। फिलीपींस जो है वो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भी चाइनीज़ लीड प्रोजेक्ट थे अब वहाँ से शिफ्ट हो रहा है, ज़्यादा सस्टेनेबल, ज़्यादा जो बेसिकली डेवलपमेंटल जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन उनको मिले, कौन सा मिलेगा, जापान और इंडिया। तो जापान और इंडिया की तरफ ये स्विच हो रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, प्रेसिडेंट जो है उनकी लीडरशिप में यहाँ पर अब बेसिकली क्या है, जो सोवरेनिटी की उनको पता चल गया, चाइना जो है वो तो डेप्थ ट्रैप करता है कि भाई हमको फंसा देगा बहुत ज़्यादा लोन देके, है ना। तो इससे बेटर है कि यहाँ पर जो सोवरेनिटी है उसको सही तरीके से रखो। इंडिया और जापान जो है वो वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं स्ट्रेटेजी में, मल्टी डायमेंशनल कोऑपरेशन में, सिक्योरिटी में भी करते हैं, डेवलपमेंट में भी करते हैं, तो उनकी तरफ बढ़ो। फिलीपींस जापान पार्टनरशिप, जापान जो है की इन्वेस्टर है, डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइडर है फिलीपींस के लिए, ठीक है। जो फिलीपींस इंडिया रिलेशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। काफ़ी एमओयूज़ जो है वो यहाँ पर कोस्ट गार्ड के बारे में बोलिए, आर्मी सप्लाई अग्रीमेंट बोलिए, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने के लिए बोलो, ये बहुत बढ़ रहा है। हेजिंग स्ट्रैटेजीज एंड इंडो पैसिफिक विजन, जो हेजिंग स्ट्रैटेजी अभी हमने क्वेश्चन में देखा है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पर कंपटीशन जो है यूएसए और चाइना में वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई यहाँ पर क्या करो, हम शिफ्ट कर दो, अपना डायनेमिक शिफ्ट कर दो, उसको हेजिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इशू अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ कॉमनली अग्रीड डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस अमंग डेवलप्ड नेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है क्लाइमेट फाइनेंस डेवलप्ड नेशन के बीच में हो नहीं रहा है,
और उसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर इश्यूज अराइज हो रहे हैं। तो कौन कौन से इशू, कौन सा इशू यहाँ पर अराइज हो सकता है, तो हिंदी में जिसको पढ़ना है तो हिंदी में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ओवर फंडिंग ऑफ क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स, डबल काउंटिंग ऑफ डेवलपमेंट एड एंड रिड्यूस स्क्रूटिनिटी ऑफ फाइनेंशियल फ्लो, लोअर कमिटमेंट टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन। देखिए लोअर कमिटमेंट तो नहीं होगा, है ना, कमिटमेंट जो है वो तो रहेंगे भाई, तुमको यहाँ पर इतना इतना करना है, वो तो रहने ही वाला है। रिड्यूस स्क्रूटिनिटी ऑफ फाइनेंशियल फ्लो, भाई जहाँ पैसा आया वहाँ स्क्रूटिनिटी में कमतरता तो कोई नहीं भरे, सबकी नज़रें रहेगी, है ना। ओवर फंडिंग ऑफ क्लाइमेट, ओवर फंडिंग, भाई पैसा ज़्यादा क्यों आएगा, ज़्यादा कहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर डबल काउंटिंग जो है ऑफ डेवलपमेंट एड वो हो सकती है कि भाई डबल काउंटिंग हो रही है कि मैंने दे दिया था, मेरे को 20 ही देने थे, यहाँ पर मैंने 30 दे दिए, है ना, इस तरीके से डबल काउंटिंग हो सकती है। तो ये इसका जवाब है। तो यहाँ पर डबल काउंटिंग जो डेवलपमेंट एड की वो यहाँ पर होती है। OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, ये एक आर्टिकल है द हिंदू में, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। OECD जो है उसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। तो OECD भी यहाँ पर आपके लिए 5 पॉइंट में तैयार है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 38 मेंबर कंट्रीज इसमें देखने को मिलती है। डेवलप्ड नेशन जो इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल डेवलपमेंट को दोनों साथ में मिलकर कमिटमेंट करे। पॉलिसी फोरम, OECD एज अ प्लेटफॉर्म सर्व करता है मेंबर कंट्रीज़ के लिए, जिससे कि वो पॉलिसी इशू को डिस्कस करे, रिसर्च कंडक्ट करे, डेटा ड्रिवन एनालिसिस जो है वो यहाँ पर करे, जिससे सोशल इशू, इकोनॉमिक इशू, गवर्नेंस, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से टैकल हो सके। गाइडिंग प्रिंसिपल, मिशन जो है वो यहाँ पर पॉलिसीज़ को प्रमोट करना है, जिससे इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग जो है वो यहाँ पर हो सके ओवरऑल पर्सपेक्टिव में। एरिया ऑफ फोकस, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर वेरियस पब्लिक पॉलिसी बोलिए, एजुकेशन, एनवायरमेंट, ट्रेड, टैक्सेशन, इनोवेशन, हेल्थ केयर, ये सब में यहाँ पर करता है, जिससे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ ये सब हो सके। OECD डिसीजन पॉलिसी रिकमेंडेशन जो है सस्टेनेबल वेट यहाँ पर रखते हैं, वजन है उनका इंटरनेशनल एरिना में। तो ये आर्टिकल बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये OECD जो है उसी के बारे में है कि भाई यहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नेशन जो है वो यहाँ पर अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि इतना पैसा हम जमा करेंगे वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वेल्दी कंट्रीज़ अपना पूरा प्लेज जो है वो अदा नहीं कर रहे हैं। एंड चैलेंजेस जो है यहाँ पर UNFCCC अगर हम देखते हैं तो क्लाइमेट फाइनेंस जो है मस्ट बी न्यू एंड एडिशनल विदाउट रीअलोकेटिंग एग्जिस्टेंस ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट एम्फेसिस जो है, USA क्लाइमेट एनवॉय, ये सब यहाँ पर प्राइवेट इसको भी क्रूशल हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर का रोल भी यहाँ पर काफ़ी क्रूशल हो जाता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी यहाँ पर होना चाहिए। पब्लिक फंडिंग एज अ की यहाँ पर देखा जाना चाहिए कि भाई लोग भी यहाँ पर आने चाहिए। क्लियर डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है ना, क्लियर डेफिनेशन अगर रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग का वो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सजेशंस जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।